हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। 13, 14 और 15 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम 13, 14 एंड 15 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण समाचार या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कोई इंटरनेशनल लेवल पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई डेटा जारी किया है, या कोई एमओयू साइन हुआ है किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में, या किसी कंट्री में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ बनती है वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज़ में कवर करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी है राष्ट्रीय समाचार। देखो, इंटरनेशनल में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, जितनी भी न्यूज़ बन रही हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर बन रही हैं, ये जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय समाचार में हम भारत के अंदर केंद्र लेवल पर यानी सेंटर लेवल पर जितनी भी न्यूज़ बन रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के या सेंट्रल कैबिनेट से कोई न्यूज़ बन रही है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ बन रही है वो हम राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स पर चर्चा करेंगे। फोर्थ पुस्तकें और लेखक समाचार। पुस्तक देखो, बुक्स एंड ऑथर्स में हम क्या डिस्कस करते हैं मेनली, कि कौन सी नई बुक रिलीज हुई है, कौन उसके राइटर हैं और किसके थ्रू से लॉन्च किया गया है। तो रीसेंट अगर कोई बुक्स रिलीज हुई है और उससे रिलेटेड कोई ऑथर न्यूज में है तो वो हम पुस्तकें और लेखक समाचार में कवर करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी रैंक और रिपोर्ट समाचार। तो रैंक एंड रिपोर्ट्स में रीसेंट किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रैंक जारी की गई है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ बन रही है वो हम रैंक एंड रिपोर्ट समाचार में डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ है हमारी बैंकिंग और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। डिफेंस से अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन रही है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो रक्षा समाचार होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो डिफेंस से अगर कोई न्यूज़ बन रही है तो उस वो भी हम किस में चर्चा करेंगे, रक्षा समाचार में। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी समाचार हैं वो हम इसमें कर चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो स्पोर्ट्स से जितनी भी न्यूज़ बन रही है, देखो एग्जाम्स के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्पोर्ट्स से एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो रीसेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से, जिसमें हम पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड कोई समाचार बनता है तो वो कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्चरी न्यूज़ देखेंगे। ऑब्चरी यानी शोक समाचार में रीसेंट अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है, अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, जिस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है वो किस इवेंट से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड। लाइक कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है तो वहां पर नाम दे देगा कि ये पर्सनैलिटी किस बेसिकली किस फील्ड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से है, आर्ट से है, एंटरटेनमेंट से है, तो वो हमें देखना है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हमें देखने हैं, जिसमें हम नियुक्तियों से रिलेटेड समाचार देखेंगे, महत्वपूर्ण दिन से रिलेटेड समाचार देखेंगे। ये हमारी 13 कैटेगरीज हैं, जिसमें हमने टोटली अपनी 13, 14 और 15 अप्रैल 2024 की न्यूज़ को डिवाइड किया है। क्लियर? एक बार हम ये 13 कैटेगरीज में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो क्विक सेशन, क्विक समरी हम रिवाइज करेंगे क्लास के लास्ट में। डन? ओके। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। देखो, इंटरनेशनल लेवल पर एक अपॉइंटमेंट हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, जो बेसिकली क्या करता है, जो मादक पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण करता है वर्ल्ड लेवल पर। तो अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड की अभी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जगजीत पवाडिया को दोबारा से अपॉइंट किया गया है यहाँ की डायरेक्टर। तो जगजीत पवाडिया नाम याद रखना है, जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड में पुनः क्या की गई हैं, निर्वाचित की गई हैं।
तो जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। इससे पहले ये 2 बार बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं और थर्ड टाइम इन्हें अगेन रीअपॉइंट किया गया है। तो पवाडिया का पुनः निर्वाचन अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों में भारत के प्रभाव को रेखांकित करता है। उनकी निरंतर भूमिका वैश्विक मादक पदार्थ नियंत्रण प्रयासों में योगदान देगी। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा भारत से किसे इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है? जगजीत पवाडिया को। कौन से टर्म के लिए? थर्ड टर्म के लिए। इससे पहले 2 बार वो इस बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं और अभी उन्हें तीसरी बार रीअपॉइंट किया गया है। डन। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। देखो हमने कहा था ना, अगर 2 कंट्रीज के बीच में कोई लेन देन हो रहा है तो उसे भी हम किस में कवर करेंगे? इंटरनेशनल न्यूज में। तो अभी भारत ने क्या किया है? नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान की है। तो भारत के विभिन्न संगठनों ने भारत ने नेपाल के विभिन्न संगठनों को लगभग 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दान की हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए यह दान किया गया है। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव। तो यहाँ से एक और पॉइंट बन गया कि भारत की तरफ से नेपाल में एम्बेसडर या राजदूत कौन है? तो कौन है? नवीन श्रीवास्तव। उन्होंने वित्त मंत्री बिशामन पुन्हे के साथ हस्तांतरण समारोह की अध्यक्षता की। यह इशारा भारत को अपने पड़ोसी देशों में समर्थन करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। तो पूछ लेगा यहाँ पर भारत ने अभी किसको एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान की हैं? तो भारत ने अभी नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान की हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक का क्या किया गया है? अभी आयोजन किया गया है। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। तो अभी जो वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस है वहां पर 3 कंट्रीज अमेरिका, जापान और फिलीपींस तीनों ने क्या किया है? एक ट्राइलेटरल समिट का आयोजन किया है जो 11 अप्रैल 2024 को कंडक्ट किया गया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और फिलीपींस के बीच उद्घाटन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। बैठक वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में हुई। सम्मेलन में जापान और फिलीपींस के अपने सहयोगों का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय विवादों के बीच आता है। क्लियर? तो याद रखना है अभी अमेरिका, जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक कहां पर कंडक्ट की गई है? ये यूएसए के व्हाइट हाउस में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो वो थी अनसुआन को वियतनाम का अंतरिम राष्ट्रपति क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो वियतनाम के उपराष्ट्रपति वो थी अनजुआन को 21 मार्च 2024 को वियतनाम की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, जो वो वान थुओंग के उत्तराधिकारी बने हैं। वह वियतनामी राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा नए राष्ट्रपति के चुनाव तक कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। देखो इंडिया में भी क्या है, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो जब तक न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं होते मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। तो सेम वियतनाम में भी अभी क्या हुआ, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव होकर नए राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तब तक वहां की उपराष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, वो थी अनसुआंग, उनको अंतरिम राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना होगा। तो वो थी अनसुआंग ने जनवरी 2023 में वियतनाम के अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इससे पहले वो वान थुओंग को राष्ट्रपति चुना गया था। वह वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की 11वीं पार्टी केंद्रीय समिति की वैकल्पिक सदस्य और 12वीं 13वीं केंद्रीय समिति की सदस्य भी हैं। 2021 में अप्रैल में उन्हें वियतनाम के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 21 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की वह राष्ट्रपति बनी थी। तो अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति सबसे कम उम्र की वियतनाम की कौन बनी है, तो 51 वर्ष की आयु में वो थी अनसुहांग, 2021 अप्रैल में उपराष्ट्रपति बनी थी, जो सबसे कम उम्र की उपराष्ट्रपति बन गई थी वियतनाम की। डन। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। बयार्नी बेनेडिक्टन ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबस डारी ने इस्तीफा दिया।
तो अभी अगर मैं बात करूं, आइसलैंड के प्रधानमंत्री थे कैटरीन। अभी कैटरीन ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह जो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, बयानी बने हैं। तो बयानी क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं आइसलैंड के। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पूछ लेगा डायरेक्ट, आइसलैंड के अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, तो बयानी। तो बयानी बेनेडिक्टसन आइसलैंड की इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष ने 9 अप्रैल 2024 को आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। वे कैटरीन जाकोब्स डाटिर की जगह लेंगे, जिन्होंने आइसलैंड के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। बरयानी अक्टूबर 2023 से विदेश मंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं और इससे पहले जनवरी से नवंबर 2017 तक आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवा कर चुके हैं। कातरिन जेबेक सदोर आइसलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला थी और 2007 से रेकजाविक उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अल्थिंग की सदस्य रही हैं। उन्होंने 2009 से 13 के बीच शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक मंत्री और नॉर्डिक सहयोग मंत्री के रूप में भी सेवा किया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स बन गए। हमने आइसलैंड की जो हिस्ट्री रही है कि फर्स्ट फीमेल कौन बनी है, दूसरी महिला कौन बनी है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो आइसलैंड की इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष थे बयानी, अभी उन्होंने क्या संभाला है, आइसलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कैटरीन। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, इजराइल ईरान संघर्ष के पीछे की ताकतें, गहरे राज्य का संघर्ष। तो हम सबको पता है इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल्स हैं, फाइट चल रही है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो उसी को लेके ये न्यूज आ रही है। तो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शक्ति संतुलन और वैचारिक मतभेदों का जटिल खेल है। यह मध्य पूर्व में डीप स्टेट और इस्लामवादी ताकतों के बीच गहरे संघर्ष से उत्पन्न होता है। इस संघर्ष की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में है, जो महत्वपूर्ण घटनाओं और शक्ति संतुलन से आकार ली गई थी। यह चल रहा संघर्ष मध्य पूर्व में इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित कर रहा है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज बन रही थी वो हमने डिस्कस की है, वो हमने कवर की है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल न्यूज की, जो केंद्र स्तर पर इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है। तो एनटीपीसी ने गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। तो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, सबसे पहले तो पता होना चाहिए किसका इनिशिएटिव है, एनटीपीसी का। इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है, न्यू संस्करण अभी एनटीपीसी लिमिटेड के थ्रू लॉन्च किया गया है। तो देख लेते हैं क्या है इस संस्करण, क्या इसका पर्पस है बेसिकली। तो 9 अप्रैल 2024 को एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने प्रमुख कॉरपोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जिसे हम जेम के नाम से जानते हैं, जीईएम के नवीनतम संस्करण की शुरुआत की है। तो जेम से क्या मतलब है, जी से गर्ल, ई से एम्पावरमेंट, एम से मिशन। तो ये नया जैम 42 एनटीपीसी स्थानों पर लगभग 3000 वंचित बच्चों को शामिल करेगा, जिससे मिशन का विस्तार करके कुछ 10,000 लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। तो कितनी लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा, यहाँ पे 10,000 लड़कियां कुल इस मिशन के तहत होंगी और जहां पर 3000 वांछित बच्चों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य लड़कियों के उनके संभावनाओं को पोषित करके और विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें और ज्यादा सशक्त बनाना है। अब तक अगर मैं बात करूं तो 7,424 लड़कियां इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुकी हैं और भागीदारी हर साल बढ़ रही है। 2023 में 2707 लड़कियों ने भारत के 16 राज्यों में 40 एनटीपीसी स्थानों पर कार्यशालाओं ने भाग लिया है। कोविड 19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद जैम प्रतिभागियों को समग्र कौशल विकास, आत्मविश्वास निर्माण और मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। तो याद रखना है, एनटीपीसी ने गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट न्यूज है हमारी नेशनल न्यूज।
तो भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञानी हैं गगनदीप कांग, जिनको जॉन डिक्सन कनाडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डिक्सन कनाडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड अभी किसको दिया गया है? गगनदीप कांग को। कौन है ये? भारतीय सूक्ष्म जीव विज्ञानी है। तो 11 अप्रैल 2024 को गार्डन फाउंडेशन ने भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और विषाणु विज्ञानी गगनदीप कांग को जॉर्डन डिक्सन कनाडा गार्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है जिन्होंने बच्चों में आंत्र रोगों पर उनके व्यापक शोध और उनके जीवन पर प्रभाव के लिए पहचाना गया है। उनके काम ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीका विकास और स्वास्थ्य नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। गगनदीप कांग तमिलनाडु के वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर हैं और बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन में एंट्रिक डायग्नोस्टिक जीनोमिक्स और महामारी विज्ञान की निर्देशक भी हैं। उन्होंने 2 भारतीय रोटावायरस टीका रोटावैक और रोटासील के विकास और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में पहचान में योगदान दिया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम हो जाता है गगनदीप कांग का, जिनके पास इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ अभी उन्होंने कनाडा का गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के लिए किसको दिया गया है? गगनदीप कांग को। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है न्यूज वीक कवर। तो अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्हें फीचर किया गया है न्यूज वीक कवर पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के बाद वे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो न्यूज वीक के कवर पर दिखाई देंगे। एक विस्तृत साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिनमें चीन, आर्थिक सुधार, आगामी लोकसभा चुनाव, क्वाड गठबंधन और भारत में लोकतंत्र की भूमिका शामिल है। इस विशेषता से मोदी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी उजागर होता है। मोदी की दृष्टि और नीति पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने की भी उम्मीद है। तो याद रखना, न्यूज वीक कवर पर अभी किसको फीचर किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब तक सिर्फ 2 ही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज वीक कवर मिला है, एक इंदिरा गांधी और उसके बाद सेकेंड अब कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। तो अडानी ग्रीन ने खवड़ा गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पर बनाया गया है? खावड़ा गुजरात में बनाया गया है। और इसे किसके थ्रू स्टैब्लिश किया गया है? इसे अडानी ग्रीन एनर्जी के थ्रू स्टैब्लिश किया गया है। तो दो दो क्वेश्चंस बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में है। गुजरात में कहां पर है? खावड़ा में है। और किसने इसे स्टैब्लिश किया है? अडानी ग्रीन। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहा है। पार्क गुजरात के कच्छ जिले के खवड़ा में स्थित है। यह 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पेरिस के आकार का 5 गुना है। अडानी की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को यह परियोजना रेखांकित करती है। तो याद रखना है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने खवड़ा गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर से है। सलमान रश्दी का संस्करण नाइफ दृढ़ता और स्वतंत्रता भाषण के संघर्ष की एक दर्दनाक कहानी। तो बुक याद रखनी है क्या? नाइफ, जो किसकी आत्मकथा है? जो सलमान रश्दी, जो कौन है? ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है, उनकी आत्मकथा है। तो 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में चाकू से हमले किए जाने के भयावह अनुभव को संस्करण यानी इस आत्मकथा में बताया गया है। यह रश्दी की लगभग घातक परीक्षा को पार करने की यात्रा का विवरण देता है। पुस्तक रश्दी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रमाण भी है। तो सलमान रश्दी का संस्करण नाइफ दृढ़ता और स्वतंत्र भाषण के संघर्ष की एक दर्दनाक कहानी है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, वैश्विक प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत की भूमिका। तो भारत उन शीर्ष 12 देशों में शामिल है, उन
टॉप 12 कंट्रीज में भारत शामिल है जो दुनिया के 60% को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। यह निष्कर्ष स्विट्जरलैंड की ईए अर्थ एक्शन की हालिया प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में उजागर किया गया। वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे कम प्लास्टिक कचरा उत्पादन होने के बावजूद भारत 2024 में 7.4 मिलियन टन अव्यवस्थित प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट में इस आंकड़ों को बहुत उच्च माना गया और तत्काल कार्रवाई की भी क्या की गई है, मांग की गई है। तो याद रखना है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। तो वैश्विक प्लास्टिक को प्रबंधन में भारत की भूमिका, तो ग्लोबल प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में भारत कौन से नंबर पर है, टॉप 16 में शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। तो कर्नाटका बैंक ने स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं और 3-in-1 खाते प्रदान करने के लिए फिजडम के साथ अभी क्या किया है, समझौता किया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, फिजडम। इन दोनों ने आपस में क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है 3-in-1 खाते प्रदान करने के लिए। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने केबीएल मोबाइल प्लस ऐप के माध्यम से स्टॉक बैंकिंग सेवाएं और इन 3-in-1 खाते जिसमें सेविंग, डीमैट और क्रेडिट ट्रेडिंग खाते होंगे। तो तीन तरह के खाते होंगे, एक तो सेविंग अकाउंट होगा, एक डीमैट अकाउंट होगा और एक कौन सा अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा। तो ये प्रदान करने के लिए फिजडम के साथ आपस में साझेदारी की है। तो यह साझेदारी स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स तक सहज पहुंच प्रदान करके वर्तमान मूल्य प्रस्तावना को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह ग्राहकों को एकल उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस के भीतर निवेश के अवसर और व्यापारिक कार्यक्षमताओं तक पहुंच में सक्षम भी बनाएगा। 3-in-1 सुविधा बचत, डीमैट और ट्रेडिंग खातों को एकत्रित करती है जिससे खाता प्रबंधन और ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है और सरल हो जाता है, जिससे हमें कई अलग अलग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिजडम फिनविजार्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का एक डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो म्यूचुअल फंड और बीमा के लिए 360 डिग्री वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको याद रखना है कर्नाटका बैंक और फिजडम का आपस में एक टाई अप हुआ है, दोनों ने पार्टनरशिप की है ताकि 3-in-1 खाते प्रदान किए जा सके। 3-in-1 क्या है, सेविंग, डीमेट और ट्रेडिंग खाते। तो एक साथ ही एक ही अकाउंट तीन तरह से काम करेगा, वो सेविंग अकाउंट की तरह भी काम करेगा, वो डीमेट अकाउंट की तरह भी काम करेगा और वो ट्रेडिंग अकाउंट की तरह भी काम करेगा। और ये कहां पर अवेलेबल होगा, थ्रू केबीएल मोबाइल प्लस ऐप। क्लियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग और फाइनेंस। तो किससे रिलेटेड है, बैंक और फाइनेंस से है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है CAMS विच इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। तो CAMS को अभी आरबीआई से क्या मिल गया है, भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी मिल गई, यानी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में CAMS को क्या मिल गई है, मंजूरी। CAMS की अगर हम टैगलाइन की बात करूं तो क्या है, आवर मिशन योर ग्रोथ। तो देख लेते हैं, CAMS को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की क्या मिली है, अभी मंजूरी मिली है। तो कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालन करने के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। CAMS ने फरवरी 2023 में आरबीआई से सैद्धांतिक प्राधिकरण प्राप्त किया और मार्च 2020 में जारी नियामक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। CAMS की भुगतान व्यवसायिक इकाई भुगतान समाधान उद्योग में 15 वर्षों के अनुभव का दावा करती है जो म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी और बैंक और एनबीएफसी की सेवाएं प्रदान करती है। 2024 के मार्च में CAMS पे ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे के लिए 1.2 मिलियन से अधिक जनादेश पंजीकृत किए हैं। यह प्राधिकरण CAMS को अपने भुगतान समाधान पोर्टफोलियो का विस्तार करने और अपनी सेवा पेशकशों को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। तो CAMS को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की अभी क्या मिल गई है, मंजूरी। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। मूडीज एनालिटिक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% बढ़ने का अनुमान लगाया। तो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भारत की क्या करती हैं, जीडीपी फोरकास्ट करते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मूडीज एनालिटिक्स की।
जो बेसिकली है, जिसने अभी क्या जारी की है, एपीएसी आउटलुक जारी किया है, लिसनिंग थ्रू द नॉइस, जिसमें भारत की जीडीपी फोरकास्ट 2023 के लिए 7.7 बताई है और 2024 के लिए घटाकर कितनी कर दी है इसने, 6.1% कर दी है। तो भारत में उत्पादन कोविड-19 महामारी और इसके विभिन्न प्रभावों के बीच जितना होता उसमें 4% कम बना हुआ है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाएं 2024 में कुछ सबसे मजबूत उत्पादक वृद्धि का अनुभव करेंगी, लेकिन उनके प्रदर्शन में देरी के कारण महामारी के बाद की पुनः बहाली में देरी हो रही है। 2024 में समग्र एपीएसी क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.5% की दर से बढ़ेगी। भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर लगभग 5% है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 2% से 6% के मुद्रास्फीति लक्ष्य समय के करीब है। क्लियर? तो मूडीज एनालिटिक्स ने 2024 में भारत की जीडीपी के 6.1% बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है नेक्स्ट न्यूज हमारी। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया में 60% की हिस्सेदारी क्या की है, हासिल की है। तो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप की मॉरिशस स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टको एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया में 60% हिस्सेदारी हासिल की है। आईएएमआई अमेरिका स्थित वैश्विक निवेश प्रबंधन फर्म इन्वेस्को की घरेलू शाखा है। यह अधिग्रहण एक संयुक्त उद्यम बनाने के समझौते का हिस्सा है, जिसमें आईआईएचएल की 60% और आईएएमआई की 40% हिस्सेदारी रखेंगे और दोनों को प्रायोजक का दर्जा प्राप्त होगा। तो आईआईएचएल की कितनी रहेगी यहाँ पर, हाँ, जिसमें इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग एक्वायर करेगा 60% और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन्वेको एसेट्स मैनेजमेंट के पास कितनी रहेगी, इंडिया के पास 40% हिस्सेदारी रहेगी। आईआईएचएल की बात करूं तो ये इंडसइंड बैंक का प्रमोटर इकाई है, जो भारत का 5वां सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का क्या है, बैंक है। इस रणनीतिक अधिग्रहण का उद्देश्य भारतीय बाजार में आईआईएचएल की निवेश प्रबंधन क्षमताओं को और ज्यादा एनहेंस करना है। क्लियर? तो आईआईएचएल ने इन्वेस्को एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया में 60% की हिस्सेदारी रखी और 40% आईएएमआई के पास खुद की रहेगी। और दोनों को किसका दर्जा मिलेगा, स्पॉन्सर का स्टेटस रहेगा, दोनों के पास प्रायोजक का स्टेटस रहेगा। डन। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है नेक्स्ट न्यूज हमारी। MUFG HDB फाइनेंशियल सर्विस में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा, जिसका मूल्यांकन कितना होगा, 9 से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्री आईपीओ के तहत। तो जापान की MUGF है जो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। इस सौदे में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का मूल्यांकन इसके आईपीओ से पहले 9 से 10 बिलियन किया गया है। यह लेन देन भारत के छाया बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े लेन देन में से एक है। HDB फाइनेंस को अपने आईपीओ के दौरान लगभग 9 से 12 बिलियन का मूल्यांकन मिलने की क्या है, पूरी तरह से उम्मीद है। क्लियर? तो याद रखना है, MUFG HDB हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी 20% हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा। क्लियर? नेक्स्ट भी हमारी बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। तो नियो बैंक रिवोल्ट इंडिया को आरबीआई से पीपीआई लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो पीपीआई का मतलब क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो अभी रिवोल्ट इंडिया को आरबीआई से प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। रिवोल्ट को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी करने की अनुमति मिल गई है। भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए रिवोल्ट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। रिवोल्ट का उद्देश्य बहु मुद्रा फॉरेक्स कार्ड और सीमा पार प्रेषण सेवाएं प्रदान करना है। क्लियर? तो याद रखना है, नियो बैंक रिवोल्ट इंडिया जिसको अभी पीपीआई का लाइसेंस मिला है, तो किसके थ्रू दिया गया है, कौन प्रदान करता है भारत में पीपीआई का लाइसेंस, तो आरबीआई के पास पावर है कि आरबीआई क्या प्रदान कर सकता है, पीपीआई का लाइसेंस बेसिकली प्रोवाइड कर सकता है किसको, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एनबीएफसी को। डन।
ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट न्यूज भी कहां से है, बैंक और फाइनेंस से ही है। अश्नीर ग्रोवर ने जीरो पे मेडिकल लोन ऐप के साथ फिनटेक में कदम रखा है। तो जीरो पे मेडिकल लोन ऐप, इसको किसके थ्रू डेवलप किया गया है? बाय अश्नीर ग्रोवर। तो भारत पे के सह संस्थापक और पूर्व एमडी अश्नीर ग्रोवर ने एक नया फिनटेक ऐप लॉन्च किया है। ऐप जिसका नाम जीरो पे है, जो चिकित्सा ऋण प्रदान करने पर केंद्रित है। ये 2022 में भारत पे से उनके बाहर निकलने के बाद फिनटेक क्षेत्र में ग्रोवर की वापसी को चिन्हित करता है। जीरो पे का उद्देश्य चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। क्लियर? तो जीरो पे मेडिकल लोन ऐप अश्नीर ग्रोवर के थ्रू लॉन्च की गई है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। अभी हमने डिस्कस किया है, तो मूडी एनालिटिक्स ने 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। तो भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में 6.1% सी दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये मूडीज एनालिटिक्स के थ्रू अनुमान लगाया गया है। मार्च में पहले अनुमानित 6% से थोड़ी वृद्धि है। 2023 में दर 7.7% की तुलना में वृद्धि दर काफी कम है। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं को उजागर किया गया, जिसमें उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लगभग कितना है? 5% है। नेक्स्ट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट है, उसमें भारत ने किसको पीछे छोड़ दिया है? चाइना को पीछे छोड़ दिया है, अकॉर्डिंग टू WTO रिपोर्ट सर्वे। तो भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है, एक WTO रिपोर्ट के अनुसार। 2023 में भारत की डिजिटल सेवाओं का निर्यात 257 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि को दर्शाता है? तो ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17% वृद्धि को चिन्हित करता है या दर्शाता है। भारत की वृद्धि ने जर्मनी और चीन को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने केवल 4% की वृद्धि दर की है। तो अगर वृद्धि की भी मैं बात करूं, तो भारत ने जर्मनी और चीन को छोड़ दिया। जर्मनी और चीन में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? 4% की ग्रोथ हुई है। जबकि मैं भारत में बात करूं, तो भारत ने डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 17% की। और 2023 में कितना रहा है? 257 बिलियन US डॉलर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। नेक्स्ट न्यूज भी, भारत मॉरिशियस दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अभी क्या किया गया है? कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उस चेंजेस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो भारत और मॉरिशस ने 7 मार्च 2024 को अपने दोहरे कराधान परिहर समझौते में एक संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधन में कर चोरी से निपटने के उद्देश्य से एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल है, विच इज PPT। यह सुनिश्चित करता है कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए प्रदान किया जाता है। मॉरिशियस के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर बढ़ी हुई जांच और पिछले निवेशकों के संभावित प्रभावों के बारे में यह कदम चिंताएं बढ़ाता है। तो भारत मॉरिशियस दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन। क्लियर? तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, वो किस किस के बीच में, ऐसे भी पूछ सकता है। तो किस किस के बीच में जिसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है? इंडिया और मॉरिशस के बीच में है, जिसमें अभी क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है, या जिसमें अभी चेंजेस किए गए हैं। तो डबल टैक्सेशन, जिसे DTAA के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि DTAA रेफर्स टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने
एईपीएस सेवा शुल्क पेश किए हैं। तो एईपीएस सर्विस चार्ज, व्हाट इज एईपीएस? आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, जिसे हम क्या कहते हैं? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। तो पहले तो ये एईपीएस क्या होता है, आपको ये समझने की जरूरत है। देखो, एईपीएस का मतलब क्या होता है, इसको 2014 में लाया गया था, सॉरी 2009 में इसे बेसिकली किसके थ्रू लॉन्च किया गया था? आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस और आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, इन दोनों को 2009 में लॉन्च किया गया था। 2010 में ये बेसिकली वर्किंग हुए हैं, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया बाय जो भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एनपीसीआई है, उसके थ्रू। तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं, बैलेंस डाल सकते हैं। तो अपने अकाउंट को ऑपरेट करना बाय यूजिंग आधार कार्ड, दिस सर्विस इज नोन एज एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज। तो अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेन देन के लिए सेवा शुल्क लागू किया है। शुल्क 15 जून 2022 से प्रभावी है। एईपीएस एक बैंक नेतृत्व वाला मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर ऑनलाइन वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। यह सेवा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को आसानी से एक्सेस करने में भी सक्षम बनाती है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट ने एईपीएस सेवा शुल्क पेश किए हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैंक और फाइनेंस से ही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य कितना रखा है? 170 मिलियन टन निर्धारित किया है। तो केंद्र सरकार की यहां पर बात हो रही है। अभी केंद्र सरकार ने या भारत सरकार का लक्ष्य आगामी वित्तीय वर्ष में कैपेटिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का है। यह लक्ष्य कोयला विभाग के अतिरिक्त सचिव एम नागराज द्वारा की गई समीक्षा के दौरान निर्धारित किया गया था। 74 कोयला खदानों के प्रतिनिधियों ने समीक्षा बैठक में पार्टिसिपेट किया। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रतिभागियों ने विश्वास व्यक्त किया है। ठीक है, तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 170 मिलियन टन बेसिकली रखा है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। एसडीजी यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में विकास वित्त पोषण अंतर को बंद करने के लिए लगभग 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, जिसको यूएनडीईएस से मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल अफेयर्स का एफएसडीआर 2024 के थ्रू या वित्त पोषण रिपोर्ट के थ्रू बताया गया है। तो शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन ने सभी कंट्रीज को 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हुए हैं कि आपको इन्हें 2030 तक अचीव करना है। तो अभी यूनाइटेड नेशन और सामाजिक मामलों के विकास विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है? सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2024, विच इज एफएसडीआर 2024, जिसका नौवां संस्करण जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विकास वित्त पोषण अंतर को पाटने के लिए अभी कितने रुपए की जरूरत है? 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, जबकि कोविड 19 महामारी से पहले यह आंकड़ा कितना था? 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक परिवर्तनों की आवश्यकताओं को उजागर करता है, जिसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। विवरण विकास के लिए वित्त पोषण पर अंतर एजेंसी कार्य बल के सदस्यों का संयुक्त उत्पाद है। 23 और 25 के बीच सबसे कम विकसित देशों के लिए ऋण सेवा लागत का अनुमान 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो 2022 से 50% से अधिक है। क्लियर? नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। तो हमने इंपॉर्टेंट बैंक और फाइनेंस से जितनी भी न्यूज बन रही थी सारी कवर की है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस न्यूज। तो डिफेंस न्यूज की अगर मैं बात करूं तो इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली को क्या किया है? तैनात किया है। तो इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज स्थापित रक्षा प्रणाली सी डोम को इजराइल के सबसे दक्षिणी शहर इलात में तैनात किया है। सी डोम एक नौसैनिक संस्करण है जो रॉकेट और मिसाइल हमले से बचाव के लिए आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करता है।
2024 में 8 अप्रैल को इजराइल रक्षा बलों ने सी डोम रक्षा प्रणाली का उपयोग करके इजरायली क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोक लिया। सी डोम रक्षा प्रणाली को राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। तो इसके किसके थ्रू? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। इस तैनाती से इजराइल की समुद्री रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नेक्स्ट, डिफेंस से अगर मैं बात करूं तो स्वदेशी मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली भारत की आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर साबित हुई है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली के परीक्षण सफलतापूर्ण संपन्न किए हैं। यह स्वदेशी विकास उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इस मील के पत्थर के महत्व को रेखांकित किया है। MPATGM प्रणाली भारत की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है। तो याद रखना है, भारत की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल, जिसे MPATGM के नाम से जाना जाता है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है और ये भारत की आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर साबित होता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिफेंस से ही है ऑपरेशन मेघदूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मेघदूत। जैसा मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ये। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन किसके थ्रू चालू किया गया है? भारतीय वायुसेना के थ्रू। तो इंडियन एयरफोर्स का ये ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का मेजरली पर्पस क्या है? इस ऑपरेशन का पर्पस है कि जो उत्तरी लद्दाख क्षेत्र है वहां पर हवाई ऊंचाइयों को और ज्यादा सुरक्षित करना। तो ऑपरेशन मेघदूत अभी न्यूज में क्यों है? ये काफी पहले सरकार के थ्रू चलाया गया था, क्योंकि आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने क्या स्टार्ट किया था? ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया था। तो उत्तरी लद्दाख क्षेत्र पर हवाई ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर, जो हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में स्थित है, लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने इस ऐतिहासिक अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपनी अटूट प्रतिबद्धता और बेजोड़ विशेषज्ञता का प्रदर्शन भी किया। तो याद रखना, ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था, ताकि जो लद्दाख क्षेत्र है वहां पर हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो डिफेंस से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनती थी वो हमने कवर की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, यहाँ पर अवार्ड की बात हो रही है। तो 2023 का ACM, विच इज कंप्यूटिंग मशीन संघ, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीन, AM ट्यूरिंग पुरस्कार गणितज्ञ AV विगडरसन को मिला है। तो ट्यूरिंग पुरस्कार, यहाँ पे अगर मैं सिंपली बात करूं तो ट्यूरिंग पुरस्कार अभी किसको दिया गया है? गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है AV विगडरसन, जिनको अभी 2023 के लिए ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। तो कंप्यूटिंग मशीनी संघ ने 2023 का AM ट्यूरिंग पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AV विंगटन को नामांकित किया है। उन्हें संगणना के सिद्धांत में मौलिक योगदान के लिए पहचाना जाता है, जिसमें संगणना और गणित में यादृच्छिकता की समझ को पुनः आकार देना शामिल है। अवी विंगटन प्रिंसटन, न्यू जर्सी, USA में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में हर्बर्ट H मास प्रोफेसर हैं। पुरस्कार में गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई $1 मिलियन की नगद राशि भी शामिल है। अवी विंगटन से ने पहले रोल्फ नेवालिना पुरस्कार, लेवी एल कॉनरेड पुरस्कार, गोडेल पुरस्कार, डोनाल्ड ई नथ और एबल पुरस्कार भी जीते हैं। तो एबल पुरस्कार मैथ का बेसिकली से हम मैथ्स में इसे नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है, एबल पुरस्कार को। तो मैथ्स का नोबेल प्राइज यानी एबल पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, रूस ने वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम से पहला अंगारा A5 हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। तो 11 अप्रैल की बात है 2024 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोक ने अमूर क्षेत्र रूस के वोस्तोचनी कोस्मोड्रोम से पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक अनावरण किया है। रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, जो कुछ ही मिनटों में 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंच गया और परीक्षण पेलोड को सफलतापूर्वक निम्न कक्ष में क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया। अंगारा A5 एक 54.5 मीटर लंबा 3 चरणीय भारी लिफ्ट अंतरिक्ष रॉकेट है जिसका वजन लगभग 773 टन है, जो निचली कक्षा में 24.5 टन तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है। रॉकेट ईंधन के रूप में ऑक्सीजन और मिट्टी के तेल का उपयोग करता है, जिससे यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। रूस के कॉस्मोनॉट दिवस से पहले 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ, जो यूरी गगारियन के बाहरी अंतरिक्ष में पहले व्यक्ति बनने की 63वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। तो याद रखना है, रूस ने अभी क्या किया है, अंगारा A5 हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट जो अर्थ है उसकी निम्न कक्ष में उसे एस्टेब्लिश किया है। डन। ओके, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो अभी कब सेलिब्रेट किया गया, 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि मानव जाति के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत का जश्न मनाया जा सके। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है, जो सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने और राष्ट्र और व्यक्ति के कल्याण को बढ़ाने में सहायक है। 2011 में 7 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा इसे अपनाया गया था। मानव अंतरिक्ष उड़ान का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2011 में 12 अप्रैल को मनाया गया था। यह दिन बाहरी अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर भी जोर देता है। तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 में 12 अप्रैल को मनाया गया और पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये अभी हमने ये डिस्कस किया है रूस का सफल अंगारा A5 रॉकेट परीक्षण। तो रूस ने 11 अप्रैल 2024 को अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण प्रक्षेपण रूप के सुदूर पूर्व में स्थित वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोस में हुआ। पिछले प्रक्षेपण 9 और 10 अप्रैल को तकनीकी समस्याओं के कारण रद्द कर दिए गए थे और फाइनली 11 अप्रैल को इसे सफलतापूर्वक परिक्षेपित कर लिया गया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही न्यूज है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक का अनावरण रूस और यूक्रेन शीर्ष पर। तो अभी साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें रशिया और यूक्रेन क्या रहे हैं, टॉप पर रहे हैं। तो साइबर अपराध सूचकांक विश्व स्तर पर साइबर अपराध की व्यापकता को दर्शाता है। अनुक्रमिका मिरांडा ब्रूस और जोनाथन लस्ट हाथ सहित शोधकर्ताओं द्वारा संकीलन बेसिकली ये संकलित की गई। यह उन प्रमुख देशों की पहचान करता है जहां साइबर अपराध फलता फूलता है, जिसमें रूस और यूक्रेन टॉप पर है और भारत इसमें कौन से नंबर पर है, 10वें। तो टॉप याद रखना है, रशिया और यूक्रेन साइबर क्राइम में वर्ल्ड लेवल पर टॉप पर है और भारत में इसमें कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। तो टॉप 10 में भारत आता है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स फल फूल रहे हैं। प्रभाव पेशेवरता और तकनीक कौशल में उच्च अंक प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है, भारत की क्वांटम छलांग विश्व क्वांटम दिवस 2024 पर मनाई गई। तो अभी अगर मैं बात करूं, 14 अप्रैल को हमने विश्व क्वांटम दिवस सेलिब्रेट किया, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता और प्रशंसा बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा रखता है। 2023 में शुरू किया गया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने महत्वपूर्ण
बेसिकली गति प्राप्त की है। और यह दिन क्वांटम विज्ञान क्षेत्र में भारत के प्रयासों और उपलब्धियों को भी उजागर करता है। तो याद रखना, भारत की क्वांटम छलांग विश्व क्वांटम दिवस 2024 पर बनाई गई है। डन। ओके। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। गोपी ठोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं। गोपी ठोटाकुरा अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पायलट बनने के लिए तैयार हैं। वह ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन है जिसमें भारत के गोपी ठोटाकुरा को चुना गया है अंतरिक्ष पर्यटन के रूप में, और ये पहले पायलट बन गए हैं जो बेसिकली ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में शामिल होंगे। यह भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। यह घटना भारत में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक नया युग का प्रतीक है। तो नाम याद रखना है, गोपी ठोटाकुरा। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है स्पोर्ट्स की, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अभी कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज 2024 का टूर्नामेंट हुआ जिसमें भारत की अनुपमा और तरुण ने एकल खिताब जीता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है अनुपमा और तरुण। तो याद रखना है, जो अभी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज हुआ था, इंटरनेशनल चैलेंज कंडक्ट किया गया था 2024, वहां पर मेल एंड फीमेल कैटेगरी में सिंगल टाइटल किस किसने जीता है, अनुपमा और तरुण ने। तो भारत की अनुपमा उपाध्याय और थारुण ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः महिला और पुरुष एकल में खिताब जीते हैं। तेलंगाना के थरुण ने पुरुष एकल फाइनल में मलेशिया के सोंग को हराकर सीनियर सर्किट में अपना खिताब हासिल किया। पूर्व जूनियर विश्व नंबर 1 अरुणा उपाध्याय, जो कहां से बिलोंग करती हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ऑल इंडिया महिला एकल फाइनल में ईशारानी बरुआ को हराया जिससे उन्होंने 2024 में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। भारतीय जोड़ी संजय श्रीवत्स धनराज और मनीषा के मलेशिया के वोंग त्योंग सी और लीम चिंग सिंग से हारने के बाद मिश्रित युगल में दूसरे स्थान पर रही। 2024 का कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एक महाद्वीपीय स्तर यानी ग्रेड 3 का आयोजन था। क्लियर? तो याद रखना है, अनुपमा और तरुण ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024 में एकल खिताब जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट से ही है। रश्मि कुमारी ने 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। तो अभी बेसिकली राष्ट्रीय महिला कैरम टूर्नामेंट आयोजित किया गया था जहां पर भारत की रश्मि ने अपना 12वां टाइटल जीत लिया है। तो रश्मि कुमारी ने अपना 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीता है। 3 बार की विश्व चैंपियनशिप ने महिला के फाइनल की नागज्योति की कड़ी चुनौती को पार किया। कुमारी ने 25-60, 14-20 और 25-20 के स्कोर लाइन के साथ विजय प्राप्त की। उनके निरंतर प्रदर्शन ने भारतीय कैरम इतिहास में उनके नाम को और गहरा कर दिया है। तो याद रखना है, रश्मि कुमारी जिन्होंने अभी 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम महिला खिताब जीता है। डन। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से है। जैन आचार्य लोकेश मुनि और अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को अभी क्या किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड है 2024 जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉलंटियर सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 2003 में जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति पद के दौरान स्थापित किया गया था। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की हैं। लोकेश मुनि के कार्यों ने समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला और दूसरों को प्रेरित भी किया है। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड 2024 दिया गया है। डन। ओके,
नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से न्यूज है। अवंतिका वंदुनाप को हार्वर्ड द्वारा दक्षिणी एशियाई व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया। तो भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका वंदनापू, उनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणी एशियाई व्यक्ति वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वंदनापू को 2024 की संगीत कॉमेडी मीन गर्ल्स में करेन शेट्टी की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। यह सम्मान उनके कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को भी मान्यता देता है। यह भी वैश्विक मीडिया में दक्षिणी एशियाई प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को उजागर करता है। तो अवंतिका वंदनापुर को हार्वर्ड द्वारा दक्षिणी एशियाई व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज ऑब्चरी न्यूज। तो पूर्व क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के सीएस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीएस अध्यक्ष थे जैक क्लॉर्क, जिनका अभी 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लॉर्क का खेल में योगदान दशकों तक फैला रहा। उन्होंने 2008 से 11 तक सीए अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल संभाला था। क्लार्क की नेतृत्व में आज के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। तो याद रखना है, अभी जैक क्लोर का निधन हो गया है, जो कौन थे, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बेसिकली या फॉर्मर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी सीए थे, उसके चेयर थे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट न्यूज है। केंद्र सरकार ने आशीष कुमार चौहान, श्रीधर बेम्बू को 3 वर्ष के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने एनएसए के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान और जोको कॉर्पोरेटिव के सीईओ श्रीधर बेम्बू को 3 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त प्रोफेसर सच्चिदानंद मोहंती और प्रोफेसर शशिकला गुलाबराव वंजारी को भी 3 साल की अवधि के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ यूजीसी सदस्यों की कुल संख्या 4 से बढ़कर कितनी हो गई है, अब 8 हो गई है। आशीष कुमार चौहान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति हैं और जुलाई 2022 में सेबी द्वारा एनएसई के एमडी और सीईओ के रूप में भी उन्हें चुना गया था, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। श्रीधर बेम्बू ने अपने करियर की शुरुआत क्वालकॉम में एक वायरलेस इंजीनियरिंग के रूप में की और बेसिकली अगर एडवेंट नेट की स्थापना की, जो 2009 में जोहो कॉर्पोरेशन बन गई। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सही है। सच्चिदानंद मोहंती को अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सच्चिदानंद महंती को यूजीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल तुरंत प्रभाव से 3 वर्ष के लिए होगा। नियुक्ति भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। निर्णय को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया है। सच्चिदानंद महंती विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के न्यू सीईओ बने। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर आशीष कुमार चौहान, अभी इनको यूजीसी का सदस्य श्रीधर बेम्बू को, और सच्चिदानंद महंती भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से न्यूज है। ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है अनुराग कुमार, जिनको सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह नियुक्ति कुमार के नेतृत्व और विशेषज्ञता में सरकार के विश्वास को दर्शाती है। कुमार की नई भूमिका तुरंत प्रभावी हो जाती है। उनकी नियुक्ति को भारत के कानून प्रवर्तन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार सीबीआई के संयुक्त निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से ये वरिष्ठ नौकरशाह वंदिता कौल को डाक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी सेक्रेटरी अभी वंदिता कौल को
नियुक्त किया गया है, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है। वंदिता कौर जो वित्तीय सेवाएं और बैंकिंग में व्यापक अनुभव रखने वाली एक अनुभवी पेशेवर है, उनको डाक विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। कौल 1989 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वह विनीत पांडे के सेवानिवृत्त होने पर उनका स्थान लेंगी। यह नियुक्ति डाक सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास दिखाती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से यह न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निर्देशक चुने गए हैं। तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी अभी किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस हैं ये न्यायमूर्ति हैं अनिरुद्ध बोस को। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। घोषणा 10 अप्रैल को आयोजित एक औपचारिक पीठ के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई थी। एनजेए जो 1993 में स्थापित हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में कार्य करता है। अकादमी का उद्देश्य न्यायाधीशों के कौशल को बढ़ाना और न्याय प्रशासन को सुगम बनाना है। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अनिरुद्ध बोस, जिनको अभी न्यायिक अकादमी के निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से न्यूज है। तो 2024 के लिए वर्ल्ड चगास रोग दिवस या वर्ल्ड चगास डिसीज डे, जो अभी हमने कब मनाया था? 14 अप्रैल को मनाया गया है। और इसे किसके थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो विश्व चगास रोग दिवस हर साल 14 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है। यह दिन लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। तो जितने भी उष्णकटिबंधीय रोग हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराता है। 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने इस दिन को इस बीमारी के लिए समर्पित किया था। चगास रोग से लड़ने के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को किसके थ्रू? डब्ल्यूएचओ के थ्रू। तो कब इसे अस्तित्व में लाया गया? 2019 में, जब 72वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में सड़क बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में सड़कों पर रहने वाले लाखों बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चाइल्ड का पालन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है, जो हर साल एक थीम तय करता है, ताकि वैश्विक स्तर पर स्ट्रीट बच्चों की जागरूकता को बढ़ाया जा सके। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क बच्चों के लिए विषय क्या रहा है? संबंध। स्ट्रीट बच्चों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस सीएससी द्वारा 12 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया था। 2012 से इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, ताकि मुसीबतों का सामना करने वाले सड़क बच्चों द्वारा प्रदर्शित मानवता, गरिमा और साहस को स्वीकार किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट डे है जो 12 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं 2024 के लिए, सड़क बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में इंटरनेशनल टर्बन डे, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 13 अप्रैल को सिख विरासत और उनके मूल्य के बारे में, उनके धार्मिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस हर साल कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। तो सिख धर्म में पगड़ी के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का यह दिन सम्मान करता है। यह सिख पहचान के प्रतीक के रूप में पगड़ी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। धार्मिक सद्भावना और अंतर सांस्कृतिक समझ को भी यह दिन बढ़ावा देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 2024। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 13, 14 और 15 अप्रैल 2024 के कवर किए, जिसमें हमने शुरुआत की थी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ।
उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण नेशनल न्यूज़ पर चर्चा की, जो राष्ट्रीय समाचार बनते हैं। स्टेट से अगर कोई न्यूज़ बन रही थी उस पर चर्चा की। बुक्स एंड ऑथर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा की। बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ बन रही थी, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देखी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड से रिलेटेड औपचारिक और अपॉइंटमेंट न्यूज़। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं समरी के थ्रू हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के सदस्य किसको बनाया गया, जगजीत पवाडिया को। उसके साथ साथ भारत ने नेपाल को एम्बुलेंस और बसों की सेवा प्रदान की है। और अमेरिका और जापान और फिलीपींस की पहली त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन यूएसए व्हाइट हाउस में कंडक्ट किया गया। बैंक और फाइनेंस से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज देखी। 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए कर्नाटका बैंक ने फिसडम के साथ साझेदारी की है। उसके साथ साथ हमने देखे सीएमएस को अभी ओपीए यानी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी मिल गई है आरबीआई से। मोडीज की जीडीपी फोरकास्ट देखी भारत के लिए, जो इसने 6.8% रहने का बताया है। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग ने बेसिकली इंटरनेशनल ने एक्वायर किए थे इन्वेस्को एसेट्स मैनेजमेंट इंडिया के 60% स्टेक। उसके साथ साथ हमने एचडीबी फाइनेंस और मुफ्का के एक्वायरमेंट देखा। न्यू बैंक का देखा, जिसे पीपीआई लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है किससे, आरबीआई से। और उसके साथ साथ हमने देखा जीरो पे मेडिकल लोन ऐप। जीरो पे मेडिकल लोन ऐप ये बेसिकली फिनटेक है, जिसको किसने स्टार्ट किया है, भारत पे के को बेसिकली फाउंडर या से संस्थापक अशनीर ग्रोवर के थ्रू। नेक्स्ट हमने मूडीज की जीडीपी फोरकास्ट देखी। उसके साथ साथ हमने डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखी, जिसमें डब्ल्यूटीओ ने बताया कि भारत ने डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट में चाइना को पीछे छोड़ दिया और वृद्धि कितनी देखी थी हमने, 17%। भारत और मॉरिशियस के बीच में हमने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज बेसिकली डिस्कस की। उसके साथ साथ हमने देखा आईपीपीबी यानी जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने एपीएस सेवा शुल्क प्रदान किए हैं। और कोयला उत्पादन लक्ष्य देखा भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, जो कितना रहने वाला है, 170 मिलियन टन रहने वाला है। नेक्स्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज देखी, रक्षा समाचार हमने डिस्कस किए, जिसमें सी डोम रक्षा प्रणाली देखा, जिसको इसराइल ने पहली बार तैनात किया है। उसके साथ साथ हमने भारत का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल देखा, जिसको सफलतापूर्वक अन्वेषण कर लिया गया है। और ये भारत की आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में हमने महत्वपूर्ण चर्चाएं की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो विंगडरसन विंस एवीआई विंगडरसन ने अभी क्या जीत लिया है, एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। और रशिया ने फर्स्ट अंगारा A5 हेवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है, उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 देखा, जो 12 अप्रैल को मनाया गया। उसके साथ साथ रूस का सफल अंगारा A5 रॉकेट परीक्षण प्रक्षेपण देखा। विश्व साइबर अपराध सूचकांक देखा, जहां से पर रूस और यूक्रेन टॉप पर है, और भारत की रैंक हमने कितनी देखी थी, इसमें 10 देखी थी। विश्व क्वांटम दिवस 2024 देखा। खेल समाचार में हमने देखा अभी कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय चैलेंज हुआ है, जहां पर एकल यानी पुरुष एकल और महिला एकल में थारुण और अनुपमा ने बेसिकली टाइटल जीता है। और रश्मि कुमारी ने 12वीं बार महिला कैरम खिताब जीत लिया है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉलंटियर अवार्ड 2024 दिया गया है। इंपॉर्टेंट अगर मैं डेथ की बात करूं तो हमने पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर अध्यक्ष थे जैक क्लार्क, जिनका भी 70 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं। तो हमने 13, 14, 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स में इस पर चर्चा की। नेक्स्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समाचार में हमने देखा एनटीपीसी ने गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। इकोनॉमी से भी हमने देखा था कि हमें जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने यूएन के अकॉर्डिंग 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है। हेल्थ से हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव विज्ञानी है गगनदीप कांग, जिनको अभी गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है।
और विश्व चगास दिवस से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। उसके साथ साथ हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने अशोक कुमार चौहान, श्रीधर बेम्बू और सच्चिदानंद मोहंते को यूजीसी में मेंबर अपॉइंट किया है। उसके साथ साथ हमने वियतनाम की अंतरिम राष्ट्रपति की नियुक्ति देखी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में अभी बजारनी ने बेसिकली क्या संभाला है, पदभार संभाला है। और फीचर न्यूज वीक कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फीचर किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट उसके अलावा हमने देखा सड़क बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गोपी ठोटाकुरा, जिनको ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाला पहला भारतीय पायलट बनाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने खवड़ा गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनूप कुमार, जिनको सीबीआई के संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वंदिता कोयल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक नियुक्त किया गया। नाइफ सलमान रश्दी की आत्मकथा है। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट हमने देखी। अवंतिका वंदुपोड़ा को हार्वर्ड द्वारा दक्षिणी एशियाई व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस 2024 के बारे में हमने चर्चा की। क्लियर। तो ये थे 13, 14 और 15 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पर हमने चर्चा की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। क्लियर। तो इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज में, स्पेशली 13 कैटेगरीज में डिवाइड करके न्यूज को डिस्कस किया था और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की थी। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।